अब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज से 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले अब बड़ी खबर है दिल्ली के हवाले से, जहां दिल्ली से बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज भी जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर आज भी समाअत जारी है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ आज मुजफ्फर इकबाल की अर्जी पर गोपाल सुब्रमण्यम की जानिब से बहस का आगाज किया गया। आपको बताते हैं कि कल भी सीनियर वकील कपिल सिब्बल की जानिब से जम्मू कश्मीर के हवाले से अर्जी पर बहस हुई, जहां उसके बाद ही उन्होंने मरहूम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की उसका भी जिक्र किया है, उसकी तकरीर का भी जिक्र किया है 1951 के दौरान, जिसके बाद ही चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की जानिब से उस वक्त कहा गया है, कल कहा गया है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो वो कदावर नेता थे, जिन्होंने उस वक्त जो बयान दिया था जम्मू कश्मीर के साथ साथ यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, वो काबिल तारीफ है। 104 of 2019. Who is the and petitioner there? Yes, my lord, there is a petitioner, Muzaffar Iqbal Khan. Yes. My lord, my written submissions are also on your lordship's record. To urge for your lordship's consideration 4 important propositions. The first is the Constitution of India and the Constitution of Jammu and Kashmir speak to each other. They exist together, and their complementary existence is the quintessence of the relationship between India and Jammu and Kashmir. The second. So they speak to each other and yes. Complementary existence. They're complementary constitutions. With respect to Justice Nariman and one of the judgments, he called it subordinate. I think the word is slightly inapposite. I would say complementary. Yes. The second, my lord, is that Constituent Assembly by its very definition is a primary assembly which is vested with this extraordinary task of framing a constitution.
That is why, my lord, the amending power is always called a derived power. An amending power, a power to amend a constitution, is always called a derived power. And here, my lord, we have two constituent assemblies. The Constituent Assembly of India, and we also have दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर जहां आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत जारी है और आज मुजफ्फर इकबाल खान की दायर अर्जी पर बहस जारी है, वही सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही आज जफर इकबाल खान ने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा ताबिश कमाल से बात की। देखो, सबसे पहला इशू तो वही है कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसको रिप्लेस लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं कर सकती, और लेजिस्लेटिव असेंबली की जो पावर्स हैं वो 356 में पार्लियामेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकती। ये ट्रांजिटरी स्टेज है 356 जो है। खैर, इस पर बहुत बहस हो चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी इस पर और भी सबमिट होंगी, और ज़्यादा हमारा स्ट्रेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की रिक्वायरमेंट पे है। लेकिन सर, जो चीज एक बार हो गई है उसी को अगर वो भी रखेंगे और यहाँ भी वही चीज रखी जाए, कुछ नेक्स्ट स्टेप ऐसा है जैसे सरकार ने अपनी तरफ से जो हलफनामा दायर किया, जो अपनी बात रखी थी सरकार ने, हालांकि कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया था कि वहां पर पीस है, वहां पर बहुत कुछ किया है, वो तो सरकार ने उसको कहा कि हमें तो संवैधानिक बातों पर चर्चा करनी है, लेकिन कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है आपके पास में जो आप रखने जा रहे हैं? देखो, ये सब प्रोपेगेंडा है। ये पीस है, वहाँ पीस आपने अंडर द बॉयनेट ऑफ द गन, वो पीस नहीं, ग्रेवयार्ड पीस अगर है तो वो ठीक है। कब्रिस्तान वाला पीस जो है वो अगर कहते हैं तो वो ठीक है। पीस तो तब है कि आप इलेक्शन करवाओ वहाँ। अगर आपको इतना ही यकीन है कि वहाँ लोग खुश हैं, वहाँ पीस है, तो इलेक्शन क्यों नहीं करवाते आप आर्मड फोर्सेस को बैरक में क्यों नहीं भेजते? फिर पता चलेगा आपको कि लोग खुश हैं या नाराज हैं। आपने देखा पहली बार 4 साल के बाद इस बार 5 अगस्त के दिन जम्मू में जिन लोगों ने लड्डू बांटे थे 370 के एब्रोगेट, एक तबका था जो 370 की एब्रोगेशन के हक में भी था, वो जो एक पर्टिकुलर एक पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। इस 5 अगस्त को जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ है और वेटरन्स ने किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसके फेवर में वो लोग अब आ गए हैं कि एब्रोगेशन गलत है। 370 एब्रोगेशन जो की गई वो गलत किया गया, उस पर प्रोटेस्ट हुआ है। उसकी जो सालगिरह थी उस दिन प्रोटेस्ट हुआ। एक अहम और आखिरी सवाल लूंगा। महबूबा मुफ्ती ने अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो ये कह रही थी कि जो सरकार ने अपनी तरफ से यहाँ पर एक हलफनामा दिया था कि ये सब कुछ हुआ, उसमें सरकार ने ये नहीं बताया कि कितने नौजवानों को जेलों में बंद किया गया है, कितने उलमाए दीन जेलों के अंदर बंद हैं, कितने कश्मीरी नौजवान बेरोजगार हैं। क्या ये सब इशू आप लोग यहाँ उठाने वाले हैं? देखिए, ये लीगल इशू नहीं है, यहाँ कानूनी इशू है, आईनी इश्यूज हैं। ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कोर्ट में ये चीजें नहीं चलती हैं। मैं जो लोग बंद सुनील डिम्पल ने भारतीय जनता पार्टी की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो गलत बयानी करते हैं और अवाम को गुमराह कर रहे हैं। ताबिश कमाल से बात करते हुए उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो आज का एक ऐतिहासिक दिन है। मुझे याद है कि जब हम स्वतंत्रता की आजादी की जंग लड़ रहे थे तो आज 9 अगस्त के दिन हमारे मेहर अली साहब, जनाब मेहर अली साहब ने एक ऐलान किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया का नारा चलाया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया। और आज वही मूवमेंट हम जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए चला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आप जम्मू कश्मीर छोड़ो, क्योंकि आपकी वजह से पूरा जम्मू कश्मीर आज परेशान है और आप झूठ के ऊपर झूठ बोलते चली जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और देश के लोगों के साथ और जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करती चली जा रही है। आज देखिए, हम यहाँ पे आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का ये बयान आता है, जम्मू से जारी होता है कि जम्मू कश्मीर के लोग, ताबिश भाई, 370 को भूल चुके हैं। जम्मू कश्मीर के लोग ऐसे ही इल्जाम लगा रहे हैं कि डेमोग्राफी का बदला जा रहा है। अरे साहब, 1,30,00,000 आवाम आज सुप्रीम कोर्ट को सुन रही है। नाज़रीन, को सीधे लोकसभा लिए चलते हैं जहाँ इस वक्त कांग्रेस के लीडर और MP
राहुल गांधी लोकसभा में विषय पे आइए, विषय पे। अभी भी कष्ट हो रहा है, अभी भी कष्ट हो रहा है। ये देखिए, ये सारे ये मगर सुनिए ये है तो वो जो कष्ट हुआ 1 2 3 4 5 उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ, तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत क्योंकि आज जो मेरा भाषण है, डरो मत और आप डरो मत स्पीकर सर, अरे बैठे ब्रदर आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। डरिए मत अरे रक्षा मंत्री जी है, संभाल लेंगे हम लोग। पिछले साल 130 दिन के लिए मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया, अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ। सर, ये हमारा टाइम खत्म करने का साजिश है। प्रधानमंत्री बोलेंगे ऐसे ही होंगे सर, सारे समाज निकल जाए। समुद्र अधीर समुद्र के तट से माननीय सदस्य प्लीज ऐसे धमकाने का बात की मत बोलो यहाँ पे बोलिए। हाँ प्लीज। मैं समुद्र के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक चला। नहीं, लद्दाख को मैंने नहीं छोड़ा। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यात्रा जारी है और जरूर लद्दाख आएंगे, घबराइए मत। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा यात्रा के बाद कि राहुल तुम क्यों चल रहे हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य
क्या है? कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो? और जब वो मुझसे पूछते थे, शुरुआत में मेरे मुंह से जवाब नहीं निकलता। शायद मुझे ही नहीं मालूम था कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की। जब मैं कन्याकुमारी से शुरू हुआ, मैं सोच रहा था मैं हिंदुस्तान को देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, लोगों के बीच में जाना चाहता हूं, मगर गहराई से मुझे मालूम नहीं था। थोड़ी देर में मुझे बात समझ आने लगी। जिस चीज से मुझे प्यार था, जिस चीज के लिए मैं मरने को तैयार हूं, जिस चीज के लिए मैं मोदी जी की जेलों में जाने को तैयार हूं, जिस चीज के लिए मैंने 10 साल हर रोज गाली खाई, उस चीज को मैं समझना चाहता था। ये है क्या जिसने मेरे दिल को इतनी... भाई आप रनिंग कमेंट्री बंद करो, नहीं तो हम भी चालू करेंगे। सुनने का जिस चीज ने मेरे दिल को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था, उसको मैं समझना चाहता हूं। शुरुआत में जैसे मैंने शुरू किया, सालों से मैं हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं, तो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो 25 किलोमीटर चलने का क्या मतलब? कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने सोचा था। आज मैं उस भावना को देखूं तो वो अहंकार था कि मैं ये कर सकता हूं, ये कुछ नहीं है। तो मेरे दिल में उस समय अहंकार था। मगर भारत अहंकार को एकदम मिटा देता है, 1 सेकंड में मिटा देता है। तो हुआ क्या? 2-3 दिन में मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया। पुरानी इंजरी थी और जबरदस्त दर्द। हर रोज मैं उठूं और मेरे घुटने में दर्द, हर कदम में दर्द। तो पहले 2-3 दिनों में जो अहंकार था, जो मतलब भेड़िया जो निकला था, वो चींटी बन गई एकदम। जो हिंदुस्तान को अहंकार से देखने निकला था, वो पूरा का पूरा अहंकार गायब हो गया। और रोज मैं डर डर के चलूं कि क्या मैं कल चल पाऊंगा। ये मेरे दिल में डर था। और जब भी ये डर बढ़ता था, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शक्ति मेरी मदद कर देती। एक दिन मैं सह नहीं पा रहा था, एक छोटी सी लड़की आती है, मुझे चिट्ठी दे देती। मैंने चिट्ठी खोली, 8 साल की थी, उसमें लिखा था, राहुल, आई एम वॉकिंग विद यू, डोंट वरी। उसने मेरे
पैर में चोट देखी और उसने अपनी शक्ति मुझे दे दी। सिर्फ उसने नहीं, लाखों लोग ने। और शुरुआत में जब मैं चल रहा था, कोई किसान आता था, मैं एकदम उसको पहले उसको अपनी बात बताता था कि आपको ये करना चाहिए, आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए। मगर इतने लोग आए, हजारों लोग आए कि थोड़ी देर में मैं बोल नहीं पाया। जो मेरे दिल में बोलने का डिजायर था वो बंद हो गया, बोल ही नहीं पाया क्योंकि इतने लोगों से बोलना था। और एक सन्नाटा सा छा गया, भीड़ की आवाज थी, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। और जो मेरे से बात करता था उसकी आवाज में सुनता गया। हर रोज सुबह 6 बजे से रात 7-8 बजे तक आम आदमी, गरीब, अमीर, बिजनेसमैन, किसान, मजदूर, सबकी आवाज। आ रहा हूं। आप कल से रुके, अब थोड़ा और रुक लो, 5-10 मिनट रुक जाओ। तो ये चलता गया, मैं बात सुनता गया। और फिर मेरे पास एक किसान आया और किसान ने हाथ में रुई पकड़ी हुई थी और उसने मुझे कहा, अध्यक्ष महोदय, उसने मुझे कहा, मेरी आंख में देखकर उसने मुझे अपना वो रुई का बंडल दिया और उसने कहा, राहुल जी, यही बचा है मेरे खेत का यही बचा है और कुछ बचा नहीं है। मैंने उससे, जो मैं नॉर्मली सवाल पूछता था, भैया आपको बीमा का पैसा मिला, वो पूछा। बीमा का पैसा मिला, वो पूछा। और किसान ने मेरा हाथ पकड़ा। किसान मुझे कहता है कि नहीं राहुल जी, मुझे बीमा का पैसा नहीं मिला, हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों ने वो मुझसे छीन लिया। मगर इस बार बड़ी अजीब सी चीज हुई। जब मैंने किसान को देखा और वो मुझसे बोल रहा था, तो जो उसके दिल में दर्द था वो मेरे दिल में आया। जो उसके आंखों में शर्म थी जब वो अपनी बीवी से बात करता था, वो शर्म मेरी आंखों में आई। जब उसकी जो भूख थी वो मुझे समझ आई। और उसके बाद यात्रा बिल्कुल बदल गई। मुझे भीड़ की आवाज नहीं सुनाई देती थी, मुझे सिर्फ उस व्यक्ति की आवाज सुनाई देती थी जो मेरे साथ बात कर रहा था। उसका दर्द, उसकी चोट, उसका दुख, मेरा दुख, मेरी चोट, मेरा दर्द बन गया। समझने की कोशिश करो।
भाइयों और बहनों, लोग कहते हैं कि ये देश है, कोई कहता है ये अलग अलग भाषाएं हैं, कोई कहता है ये जमीन है, मिट्टी है, कोई कहता है ये धर्म है, ये सोना है, ये चांदी है। मगर भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि ये देश एक आवाज है, ये देश सिर्फ एक आवाज है। ये देश इस देश की लोगों की आवाज है, इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, कठिनाइयां हैं। और अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहंकार है, हमारे जो डिजायर्स हैं, हमारे जो सपने हैं, उनको हमें परे करना पड़ेगा। जब हम अपने सपनों को परे करते हैं तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है, तब तक हिंदुस्तान की आवाज हमें नहीं सुनाई देती। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा जहाँ इस वक्त राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं। क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है मेरा छोटा सा बेटा, महिला का सम्मान करें प्लीज, ये सम्मान। एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो गल एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी? कहती है नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द सुनने का आपका धैर्य नहीं है, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते। जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा, बैठो, सर प्लीज सर, शर्म करिए, शर्म करिए। जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को? वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है।
हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। अरे दो भाग के हैं, शराब करिए जी। माननीय सभी सदस्यों से कहूंगा शांति रखें प्लीज प्लीज। मणिपुर, हाँ क्या बोल रहे हैं? अब बोलिए। एक अरे भाई क्या बात है? क्यों बात नहीं कर सकते? क्या बात करते हैं? इन्होंने राहुल गांधी ने आज सदन में पानी पी रहे हैं भाई। आप क्या बात करते बैठो सर। सर ये राहुल गांधी ने आज जो बातें कही है इस सदन में बहुत ही बात किया है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 7 दशक तक चारों लोगों को नॉर्थ ईस्ट में किया हुए है, इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी 7 साल से ज्यादा इस देश को शासन किया है। नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने खत्म किया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जितना मिलिटेंसी है ये कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। क्या बात करते हैं? प्रॉब्लम क्या बात करते हैं? आज नॉर्थ ईस्ट में सारा मिलिटेंट ग्रुप है, सारा कांग्रेस पार्टी की वजह से जन्म हुआ है। Okay, back. Anna, back. Hemant, सबको पीछे ले आओ। Back. हाईवे। हो गया। प्रतापन, हो गया। आप भाषण नहीं सुनना चाहते हैं? आप भाषण नहीं सुनना चाहते? प्लीज बैठिए। प्लीज बैठिए। चलिए। थैंक यू। एक मिनट बैठिए एक मिनट प्लीज बैठिए प्लीज बालू जी एक मिनट प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, नहीं सकता। जिस तरीके का व्यवहार आप टेबल पर आकर कर रहे हैं इस तरीके से सदन नहीं चलेगा। ये तरीका ठीक नहीं है। जब मैंने किसी को कहा है तो कहा है, ऐसे सदन नहीं चलेगा। आप सदन नहीं चलाना चाहते अलग बात है। अब अपनी बात कहिए। गलत तरीका ये। नो, ऐसे सदन चलने वाला नहीं है। जो माननीय सदस्य टेबल पर आए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्लीज बैठिए। आप भी बैठिए। माननीय मंत्री जी प्लीज बैठिए। भारत सदन है, माता, प्लीज बैठिए। भारत माता, प्लीज बैठिए। प्लीज ब्रदर। मैं बहुत शांति से सुन रहा हूं। इसका तरीका ये नहीं है उचित हो कि आप टेबल पर आए। नहीं, गलत तरीका ये। आप जैसे मैंने माननीय सर प्लीज प्लीज ब्रदर प्लीज भाई पानी ले।
जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल आप उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री बैठना चाहते आप। मणिपुर में नहीं मैं जा कह रहा हूं, सकते बैठिए आप, हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज। देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप, एक तो मिनट सवाल बैठिए, उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट। आप भी विराजे, आप भी विराजे, आप भी विराजो, आप भी विराजो। आप बैठिए, सही नहीं बैठिए, रहने दो आप, चलो आप बैठिए आप, प्लीज बैठिए आप, प्लीज। आप बोल रहे फिर आप भारत माता के रखवाले नहीं एक हो, मिनट माननीय सर। आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज। देखिए माननीय सदस्यगण, प्लीज माननीय सदस्यगण, भारत मां हमारी मां है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं, मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं, मैं आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं, माननीय सदस्य, और इसलिए सुनते हैं। नो एक गलत तरीका माननीय सदस्य, देख लीजिए गलत तरीका है। अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है, देख माननीय लीजिए। सदस्य, आप ये पहले आप और ये क्वेश्चन बाद लेकर आए, में। गलत तरीका आपका। माननीय सदस्य, आपका गलत तरीका है, आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का बाहर सदन में मत करिए। आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था,
लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम सदस्य, ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। आप सदन में किस तरीके का बोलना चाहते हैं? ये सदन है माननीय सदस्य, संसद है। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। आपने मुझे बोलने को आमंत्रित किया है और अगर सदन, विशेषतः विपक्ष, मेरे वक्तव्य को सुनने का धैर्य रखे तो बहुत सारी चीजें उजागर हो सकती हैं। यू आर नॉट इंडिया, फॉर इंडिया इज नॉट करप्ट। इंडिया बिलीव्स इन मेरिट एंड नॉट डायनेस्टी। And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British: quit India, corruption quit India, dynasty quit India, merit now finds place in India. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं की अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। You are not India because you define incompetence. You are not India. एक मिनट, माननीय सदस्य, ये तरीका ठीक नहीं है। सदन में नारेबाजी करना तरीका ठीक नहीं है। प्लीज माननीय सदस्य बैठिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए। आपने अपनी बात कही है, यह तरीका ठीक नहीं है। नो गलत तरीका है आपका, नो गलत तरीका है आपका। स्मृति जी, पुनः कहती हूं अध्यक्ष महोदय, शायद अपने ही कोलाहल में सुन न पाए हो।
मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। इनके यूपीए के अलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है। पुनः कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे, अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने, अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में जाकर वक्तव्य दे दिया कि कश्मीर में रेफरेंडम की तलाशना चाहिए संभावना। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या उनके आदेश अनुसार ये वक्तव्य कि कश्मीर का खंडन हो, भारत विभाजित हो, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व के आदेश के अनुसार है? अध्यक्ष महोदय, पुनः कहती हूं, हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। ये बात करते हैं इंसाफ की, ये चेहरा धूमिल है, ये चेहरा धूमिल है। मैं बताऊं किसका चेहरा है, मैं बताऊं किसका चेहरा है अध्यक्ष महोदय। ये चेहरा है गिरिजा टिक्कू का। सुन लीजिए पंडितों की दास्तान आप भी। गिरिजा टिक्कू का यह चित्र है। 90 के दशक में एक महिला यूनिवर्सिटी में अपना पेचेक लेने जाती है। सारी बातें करूंगी। अपना पेचेक लेने जाती है, बस से घर लौटने का प्रयास करती है। उसको 5 मर्द बस से खींचकर टैक्सी में ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर आरी से उसका बदन काट देते हैं। जब गिरिजा टिक्कू के जीवन पर एक फिल्म में एक प्रति आया, मैं आज कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने उसको प्रोपेगेंडा कहा। सरला भट्ट, आप नहीं चाहते कश्मीरी पंडितों की दास्तान कहीं सुनाई जाए, आप नहीं चाहते वो आइडेंटिफाई हो एज विक्टिम्स। सरला भट्ट मेडिकल स्टाफ थी। 90 के दशक में उसको उसके इंस्टीट्यूट से अगवा करके गैंग रेप किया गया और सड़क के किनारे रखा गया। आज मैं पूछना चाहती हूं कि एक तरफ इनकी अलायंस के लोग हिंदुस्तान को विभाजित करने की बात करते हैं, ये आज अपने आप को इंसाफ के पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताइए गिरिजा टिक्कू, सरला भट्ट को कब इंसाफ मिलेगा? हर गली, हर मोहल्ले में एक स्लोगन गूंजता था पंडितों के बीच, रलियू सलियू गलियू। पुनः कहती हूं, रलियू सलियू गलियू। आप चिल्लाना बंद करें, समझे पहले। रलियू सलियू गलियू। या तो अपना धर्म बदलो, या कश्मीर छोड़ो, या यहीं मरो। उनकी आवाज भारत की आवाज नहीं है। उनकी आवाज को आपने कभी नहीं सुना। मैं आज कहती हूं, इन्होंने कहा अश्रु बहाए, भ्रमण किया 84 के दौरान में। मुझ जैसे कई लोग देश की राजधानी में थे और किसी का वक्तव्य ना सुने। अध्यक्ष जी, एक पत्रकार है प्रणय गुप्ता, उन्होंने लिखा कि सिख बच्चों को कैस्ट्रेट करके उनके अंगों को उनकी मां के मुंह में ठूसा गया। आज बोलती हूं, त्रिलोकपुरी में 30 औरतों को इकट्ठा करके
चीला गांव में ले जाकर उनका बलात्कार किया। सुल्तानपुरी में एक महिला ने एफिडेविट दी है, मेरे हस्बैंड को मार दिया, बेटी को शादी से एक रात पहले उठाकर ले गए और उसका बलात्कार किया।